जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार अपना यूट्यूब चैनल बीपी स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं बताने वाला हूं आज लवण के बारे में। लवण क्या होते हैं और लवण से कौन कौन सी रसायन यानी लवण से कौन कौन सी केमिकल पदार्थ बनता है, केमिकल सब्सटेंस बनता है, उसके बारे में अच्छे से और विस्तार से चर्चा करूंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लवण क्या होता है और उससे क्या क्या रसायन बनता है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जानिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है। कहा लवण क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर लवण क्या है। तो आप कहिएगा लवण क्या होता है। तो कहना आम्ल एवं क्षारक, आम्ल एवं क्षारक एक साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। हाँ मेरे दोस्त, जब अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसमें कहा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप कहना मेरे दोस्त कि लवण और जल का निर्माण होता है, या आप कहना लवण किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर बात के समझे तो वही क्या अम्ल एवं क्षार एक साथ अभिक्रिया करती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। लवण एवं जल का निर्माण होता है। जैसे HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हो गया अम्ल, ये हो गया अम्ल। ओके, और ये हो गया क्षार, ये दोनों आपस में रिएक्ट हुआ तब बनाया लवण। क्या बनाया? लवण। और प्लस में क्या दिया? तो प्लस में जल दिया। ठीक है, प्लस में क्या दिया? जल दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, सीधा सा मतलब है कि जो आप इनपुट लीजिएगा ना वही आउटपुट निकलेगा। सिंपल सी मतलब है, जो आप इनपुट लेते हैं वही आउटपुट निकलता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर जैसे हम इनपुट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए हैं, तो देखिए ये क्लोरीन और ये सोडियम ये दोनों मिलकर बनाया है लवण। कौन सा लवण बनाया है? NaCl। और NaCl का जो साधारण नाम होता है वह जो होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये सारा का सारा हमने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में भी। ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl क्या होता है? आप कहना मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। देखिए ये Cl और सोडियम मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन एक यहाँ बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन ये बचा हुआ है। तो कहिएगा 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन। तो 2 गो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या मिल गया? जल बन गया। सिंपल सी मतलब है। और डिफिनीशन भी है जो लवण और जल का निर्माण करता है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर कितना आसानी तरीके से हम आपको बता दिए और इस तरीके से आप आसानी तरीके से याद भी रख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो सिंपल से कहने का मतलब है जो इनपुट लेते हैं वो आउटपुट निकलेगा। तो इनपुट में जो था आउटपुट आ गया, बात खत्म। जो इधर होगा इधर भी होगा, किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे हो गया। चलिए उसके बाद इससे देखिए, लवण तो हम समझ गए कि लवण क्या होता है और लवण से क्या क्या रसायन बनता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो रसायन बनता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी लवण से, इसे NaCl से क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का ही दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो Na कहने का मतलब है सोडियम, Na कहने का मतलब है सोडियम, बाई कहने का मतलब है हाइड्रोजन, बाई कहने का क्या मतलब है? हाइड्रोजन, और कार्बोनेट कहने का मतलब है CO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी दूसरा रसायन क्या बनता है लवण से? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद बनता है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इसी को हम धोने वाला सोडा के नाम से जानते हैं और इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10 भाग जल। इंटू में कितने भाग जल आप कहिएगा 10 भाग जल होता है सूत्र में। ओके, उसके बाद चौथा बनता है विरंजक चूर्ण। चौथा क्या बनता है विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण बोले तो CaOCl2, तो विरंजक चूर्ण बोले तो क्या होता है CaOCl2। ओके, ये होता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ भाग जल। इंटू हाफ भाग जल मतलब 1/2 और जल, इसको बोलते हैं हाफ भाग क्या जल। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, आपको कम से कम कौन कौन चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त ये दूगो जो है, ये दूगो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दूगो सबसे VVI है, सबसे महत्वपूर्ण है ये दूगो, एक विरंजक चूर्ण और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। अदरवाइज आप न भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये चौथा और पांचवा याद करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सबसे पहला रसायन था, सबसे जो पहला केमिकल पदार्थ था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के पहले सबसे पहले इसके ही बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो ये क्या होता है, तो कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, जलीय विलयन मतलब ये जल हो गया, जलीय विलयन से क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इससे क्या किए विद्युत धारा प्रवाहित कराए। ये क्या हो गया विद्युत धारा, मतलब हम विद्युत धारा को क्या किए प्रवाहित कराए। प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर मतलब टूटकर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है। वियोजित होकर क्या करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है, मतलब ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है। तो आप कहना मेरे दोस्त कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, क्लोर क्षार प्रक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेन प्रोडक्ट बनेगा ही, और साथ में आपका निकलेगा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। देखिए कैसे निकलता है, मतलब ये हो गया जो आप खाइएगा वो बाहर निकालिएगा, सिंपल सी मतलब वही है, जो आप खाइएगा सुबह में वो बाहर निकालिएगा, सिंपल सी मतलब है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए NaCl था कि नहीं था, हाँ था। तो देखिए ये Na सोडियम हो गया, Na क्या हो गया सोडियम हो गया, तो ये वाला Na आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2H2O है ना, तो यहाँ पर O भी है, मतलब हाइड्रोजन भी है। तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा ही करेगा, और साथ में और क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो बच गया तो साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। यहाँ पर भी था और भी था हाइड्रोजन बच रहा है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रहे इस पूरी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो मेन जो प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या होता है बाहर निकलता है साथ में। थोड़ा सा आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे, और सबसे पहले जो क्लोरीन गैस निकला, इस क्लोरीन गैस के उपयोग जानते हैं। तो क्लोरीन गैस का उपयोग क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया से उत्पन्न क्लोरीन गैस का उपयोग, मतलब किस अभिक्रिया से कहेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया से उत्पन्न क्लोरीन गैस का उपयोग, क्लोर क्षार प्रक्रिया से। तो देखिए यहाँ क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले जल की स्वच्छता में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि जल की स्वच्छता में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, जल की साफ करने में। अगला बात है रोगाणुनाशक के रूप में, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया को मारने के लिए, रोगाणुनाशक कहने का मतलब है बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं। तो आप कहना बैक्टीरिया को मारने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो बैक्टीरिया के मारने के लिए भी हम इसी का उपयोग करते हैं क्लोरीन गैस का। उसके बाद
स्विमिंग पूल में, जो नहाने वाला पूल होता है उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कीटनाशक के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। किस रूप में, कीटनाशक के रूप में भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। किस रूप में, कीटनाशक के रूप में भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। किस रूप में, कीटनाशक के रूप में, मतलब कीट को मारने के लिए, छोटे छोटे कीट को मारने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त, आप याद रखना, यहाँ पर हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम आगे जानते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर आगे समझिएगा। आगे है, जैसे इसमें तो हाइड्रोजन गैस भी था, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे क्लोरीन गैस भी बाहर निकला था और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकला था क्लोर क्षार प्रक्रिया में, अभी दिखाया है ऊपर आपको। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, तब पहली बात रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात अमोनिया और मेथेनॉल के उत्पादन में भी किसका उपयोग किया जाता है, और मेथेनॉल ये सब आर वगैरह आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में अच्छे से क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम अमोनिया और मेथेनॉल के उत्पादन में भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद वाहनों के चालन में, मतलब गाड़ी जो चालन होती है उसमें भी हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। चौथी बात है बिजली के उत्पादन में, बिजली उत्पादन में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। बिजली के उत्पादन में भी क्या करते हैं, तो बिजली के उत्पादन में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला है जो मुख्य उत्पाद था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस अभिक्रिया से उत्पन्न, मतलब क्लोर क्षार प्रक्रिया से उत्पन्न मुख्य उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो धातुओं से ग्रीज हटाने में, मतलब जंग को हटाने में, धातुओं से जंग को हटाने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो आप कहना धातुओं को जंग से हटाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग करते हैं। दूसरी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, दूसरी बात यह है मेरे दोस्त कि साबुन तथा अपमार्जक बोले तो सर्फ, साबुन तथा अपमार्जक में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तीसरी बात है कागज़ बनाने में, यानी कागज़ बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे कागज़ बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। उसके बाद अगला बात है मेरे दोस्त, यहाँ पर कृत्रिम फाइबर में, कृत्रिम फाइबर मतलब फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक प्राकृतिक फाइबर और एक कृत्रिम फाइबर। तो कृत्रिम फाइबर यहाँ पर हो गया, कृत्रिम फाइबर जो हो गया यहाँ पर जो लोगों ने बनाया, अपने से बनाया गया है, वो नेचुरली नहीं है, लोगों ने बनाया, उसको कृत्रिम फाइबर कहते हैं। तो कृत्रिम फाइबर में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, इसको याद रखें। हम किसका उपयोग करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, याद रखें, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आगे चलिएगा और मेन जो मुख्य बातें हैं हमको वो उतना नहीं पूछता है। बेकिंग सोडा का जो है सूत्र पूछ लिया जाता है, बेकिंग सोडा का जो है सूत्र पूछ लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड न के बराबर उसमें पूछता है। लेकिन हाँ, ये सब आपको पढ़ना है, पहली बात मेरे दोस्त, इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, ये रासायनिक सूत्र हो गया। और इसका रासायनिक जो नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसलिए यहाँ रासायनिक नाम लिखा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी अगला लवण क्या था, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट था। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका साधारण नाम बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे है निर्माण, तो निर्माण कैसे होता है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कहा पानी में सोडियम क्लोराइड अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से, तो देखिए इसमें क्या कहा गया, पानी बोले तो यहाँ पर आप H2O ले लीजिए, जल। पानी में क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, पानी में सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, और क्या कहा अमोनिया बोले तो NH3 ले लीजिए आप, NH3 ले लीजिए। और क्या कहा, तो और कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में CO2 ले लीजिए। और इस पूरे को अभिक्रिया होगा, ये पूरे अभिक्रिया होगा, तब जाकर क्या बनेगा, तो तब जाकर ये बेकिंग सोडा का निर्माण होगा। तो ये पूरे अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो आप कहेंगे बेकिंग सोडा बनता है। और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3,
NaHCO3 और NaHCO3 और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है। साथ में क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर वही बात को दर्शाया गया है। पानी में सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर देखिए पानी है, पानी में क्या है? तो पानी में सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पानी में। और दूसरी बात है अमोनिया, उसके बाद अमोनिया ले लिया गया NH3, ठीक है, अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। तो कहा कि पानी में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से क्या होता है? तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ये वाला बात आप पहले लिख सकते थे इस जगह, और इसको आप बाद में लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ ले आइएगा अपने कॉपी के क्रम में लिखने वक्त, मतलब कि इसके जगह पर पहले NaHCO3 लिख लीजिएगा और प्लस में अमोनियम क्लोराइड बोले तो NH4Cl, इसको बाद में कर दीजिएगा। देखो बात वही हो गया कि जो हम इनपुट लेते हैं वह आउटपुट होता है, जो इनपुट लेते हैं वह आउटपुट क्या होता है? तब बाहर निकलता है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और क्या है? तो कहा जैसे इनपुट में, तो इनपुट में ये सोडियम है, सोडियम है, तो सोडियम यहाँ पर है, देखिए आपको बुझा रहा है सोडियम है। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। और देखिए यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन भी आ गया, मतलब कार्बन तक ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको पता है कि मुख्य उत्पाद, जो मुख्य उत्पाद बनना है बेकिंग सोडा बनना है, बेकिंग सोडा बोले तो यही बनना है सोडियम बाइकार्बोनेट। और साथ में जो प्लस बच जाता है, प्लस में जो बच जाता है वो लिखाएगा कि नहीं? तब बिल्कुल लिखाएगा। देखिए यहाँ पर तो N बच गया था, तो N तो रहेगा, यहाँ N रह गया यहाँ पर देखिए। और हाइड्रोजन कई गो आ जाता है यहाँ से? हाइड्रोजन देखिए 3 गो और 2 गो 5 गो, 3 गो 2 गो 5 गो हो गया। तो एगो तो हाइड्रोजन इसमें हो गया है, लेकिन इधर तो 4 गो बच गया, तो इसलिए हाइड्रोजन 4 गो हो गया। और क्लोरीन यहाँ पर अकेला है, इसलिए क्लोरीन यहाँ पर अकेला है। सिंपल सी मतलब है, यहाँ पर जो इनपुट में है वह आउटपुट में आएगा। सिंपल सी मतलब है, ठीक है, सिंपल सी मतलब है। तो आप समझे, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य उत्पाद है, ये बना। और साथ में क्या निकलता है? तो साथ में सोडियम अमोनियम क्लोराइड निकलता है। साथ में क्या निकलता है? इसका नाम होता है मेरे दोस्त अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। और ये तो आपको बता दिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओके, चलिए अब इसका उपयोग क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो थोड़ा सा देखिए। बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो यहाँ पर देखिए कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहली बात, रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में। जैसे आप सोडा सुने हुएगा, बेकिंग सोडा, मतलब इसको अमूमन तौर पर हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अमूमन तौर पर हम इसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा की कौन सी सोडा कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में। जैसे स्वादिष्ट आपको भोजन पकाना है, जैसे समोसे वगैरह वगैरह, जो भी कचरी वगैरह, जो भी तेल से बनी हुई वस्तु है, जो भी तेल से बनी हुई पदार्थ है, उसको बनाने में आपको सोडा मार देते तो स्वाद बदल जाता है। इसलिए कहा रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कभी कभी खाना को जल्दी पकाने में, कभी कभी खाना को जल्दी पकाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला, बेकिंग पाउडर में। यहाँ सोडा और पाउडर में अंतर है मेरे दोस्त, आपको हम बताएंगे आगे कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर समझे कि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और चौथी बात है, यह एंटासिड का एक संगठक है जो क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके क्या करती है? राहत पहुंचाती है। किसको? हमारा पेट को राहत पहुंचाती है। जैसे अम्ल अधिक हो गया है जिसके कारण गैस उस बन जाता है ना, इसीलिए कहा कि यह एंटासिड का एक संगठक है जो क्षारीय होने के कारण हमारे पेट में बन रहे अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, मतलब कम कर देता है, नॉर्मल में ले आता है। और नॉर्मल में
आ जाएगा तो पेट दर्द नहीं करेगा, इसलिए उदासीन करके पेट को जो है राहत पहुंचाती है। इसलिए कहा यह एंटासिड का एक संगठक है। यह मतलब कौन, यह मतलब कहने का मतलब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहने का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कहा यह एंटासिड का एक संगठक है जो क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाती है। ओके, राहत पहुंचाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद है 5वां उपयोग है बेकिंग सोडा का सोडा अम्ल अग्निशामक में। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक, समझ रहे हैं आप लोग, अग्निशामक। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में भी उपयोग, मतलब सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तब बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर इतना याद रख सकते हैं। चलिए आप एक महत्वपूर्ण के तरफ चलते हैं, वॉशिंग सोडा में। ये सूत्र पूछ लिया जाता है वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र आप याद रखें। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10 भाग जल। Na2CO3 10 भाग जल, ये वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। ओके, वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से ज़रूर याद रखें, ठीक है, अच्छे से ज़रूर जो है आप याद रखें, ठीक है। तो अच्छे से, आशा और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ाया, देखिए ये पढ़ा दिया आपको, और उसके बाद ये इसके बारे में बता दिया। वॉशिंग सोडा देखिए यहाँ पर, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो वॉशिंग सोडा तो रासायनिक सूत्र हो गया आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और 10 भाग जल। 10 भाग क्या, जल। ये किसका सूत्र हो गया, तो आप कहिएगा वॉशिंग सोडा का सूत्र हो गया। निर्माण कैसे होता है, मतलब सोडियम वॉशिंग सोडा का निर्माण, जैसे ऐसे पहले भी देखें सोडियम क्लोराइड मतलब लवण से हुआ था। सोडियम क्लोराइड का निर्माण मतलब सोडियम क्लोराइड से ही पहले वाला पदार्थ का भी निर्माण हुआ, पहले वाला रसायन का भी निर्माण हुआ, और इसका भी निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड से होता है, सोडियम क्लोराइड से होता है। चलिए वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है उसके बारे में चलते हैं। पहले घरेलू अपमार्जक में, मतलब अपमार्जक कहने का मतलब यहाँ पर सर्फ से होता है। अपमार्जक कहने का क्या मतलब है, सर्फ। तो घरेलू सर्फ में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहिएगा वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़िएगा और आगे यहाँ पर समझिएगा। दूसरा कांच, साबुन, कागज उद्योग में। तो कांच में भी, साबुन में भी और कागज उद्योग में भी हम वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। इसको आप याद रखें। तो कांच आप समझ रहे हैं, जैसे गाड़ी के सामने जो कांच लगा होता है, ठीक है, आगे से फ्रंट के सामने, तो वो कांच। और साबुन आप समझ रहे हैं, जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है। और कागज उद्योग में, मतलब कागज की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, वॉशिंग सोडा का। चलिए, और उसके बाद जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी हम वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बोरेक्स जैसे सोडियम के निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग में, बोरेक्स जैसे सोडियम के निर्माण में। चलिए इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको क्या किया याद रखना है। तो यहाँ पर आप जो है मूलतः रूप से आप 2 चीज़ें याद रखिएगा इसमें। जैसे यहाँ पर रासायनिक सूत्र आपको याद रखना होगा, ठीक है, रासायनिक सूत्र। तो ये रासायनिक सूत्र ही महत्वपूर्ण है इसमें, मात्रम रासायनिक सूत्र, इसको याद रखिएगा, काम 35 हो जाएगा वॉशिंग सोडा का, ठीक है, यही पूछता है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण, ये विरंजक चूर्ण को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये VVI है, सबसे VVI है विरंजक चूर्ण। तो देखिए विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए Ca कहने का मतलब कैल्शियम और O लगा दिया, ऑक्सी यहाँ पर कर देना, और Cl2 कहने का मतलब है क्लोराइड। तो आप कहना मेरे दोस्त कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है, इसको आप जरूर याद रखें। और निर्माण कैसे होता है, तो कहता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो वही क्या, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए ये इसका नाम है शुष्क बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मेरे दोस्त इसको बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना बोले तो COH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, तब जाकर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOCl
SO2 और प्लस में किसका, प्लस में जल का निर्माण होता है। आप इसको जरूर याद रखें। आपको मुख्य उत्पाद ये याद रखना है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण हम जैसे लिखे हैं वैसे आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, फुल नंबर मिलेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखिए। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग सबसे पहले पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए, कीटाणु रहित बनाने के लिए मतलब कीटाणु को मारने के लिए भी, पानी में उपस्थित कीटाणु को मारने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीकारक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। तीसरी बात, शौचालय की सफाई में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो आप यदि दुकान पर जाइएगा, शॉप की दुकान मतलब आप शॉप में जाइएगा, दुकान में जाइएगा, तो क्या आप इससे दुकानदार से बोलिएगा कि आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दीजिए, वो जानबे नहीं करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसको कहते हैं। तो आप जाते हैं तो शौचालय सफाई करने वाला जो एक डिब्बा होता है ना, वो दे दीजिए, यही कहते होइएगा, नहीं तो और भी इसका नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग, तो विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है शौचालय की सफाई में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। उसके बाद वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी किसका उपयोग होता है, तो आप कहना विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। वस्त्र उद्योग में भी किसका उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। तो मेरे दोस्त विरंजक चूर्ण के बारे में 100% आप याद रखें, ये पूछता है, महाभिवियाई है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लास्ट एक और है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा किसी भी शर्त पर। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ भाग जल, हाफ कहने का मतलब 1/2 और यहाँ पर जल, CaSO4 हाफ भाग जल क्या होता है, तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसके बाद रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कैल्शियम तो Ca कैल्शियम हो गया, और सल्फेट कहने का मतलब है SO4 सल्फेट हो गया। ठीक है, और हेमी कहने का मतलब है आधा को हम हेमी कहते हैं, आधा को क्या कहते हैं, हेमी कहते हैं। और हाइड्रेट ये जल के लिए आया है, हाइड्रेट किसके लिए आया है, जल के लिए आया है। इसलिए कहा मेरे दोस्त कि इसका नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम, तो रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 और नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और हेमी के जगह पर कभी कभी अर्ध भी आता रहता है, कभी कभी क्या आता रहता है, अर्ध भी आता रहता है। इसलिए आप इसको याद रखें, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी हो सकता है, या ज़्यादातर जगह पर हेमीहाइड्रेट ही आता है, हेमीहाइड्रेट ही आता है। इसलिए आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब चलिए यहाँ पर आगे समझिएगा और आगे जरा देखिए निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है, तो कहना प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जैसे ये जिप्सम हो गया, ये क्या हो गया, जिप्सम, ये है आपका जिप्सम, ये क्या है, जिप्सम है। तो कहा जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, ऐसे जो साइन दिए हैं ना, ये हम गर्म कर रहे हैं 373 केल्विन पर, ये जिप्सम है। जिप्सम क्या सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ भाग जल, और प्लस में क्या, तो प्लस में 1.5 भाग जल होता है। प्लस में क्या, तो प्लस में 1.5 भाग जल भी बाहर निकलता है। इसको भी आप थोड़ा सा याद रखें। लेकिन आप मूलतः रूप से आप कहे, कोनो पूछे कि बताओ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहना जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब जाकर कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लस में 1.5 भाग जल निकलता है। ठीक है, आप यहाँ से इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो थोड़ा सा देखिए, ये महत्वपूर्ण है, ये विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, पहला हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटे ही हड्डियों को जोड़ने के लिए। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो जो डॉक्टर उपयोग करता रहता है वो क्या होता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। तो जो पट्टी बांधता है उसमें उपस्थित चूना वगैरह जो लगता है, चूने की बनी हुई जो भी पट्टी रहता है वो क्या चीज़ का रहता है, तो यहाँ पर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। समझ गए कैसे होता है। उसके बाद खिलौने बनाने में, तो खिलौने बनाने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तीसरी बात है सजावट के सामान एवं सतह को चिकना बनाने में। जैसे
यहाँ पर आप जैसे मैरिज होता है किसी भी लड़की के शादी होता है तो अच्छे से सजावट किया जाता है, तो सजावट का सामान भी आता है बहुत सारी चीज़। तो यहाँ पर वही कहा, सजावट के सामान एवं सतह को चिकना बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ मतलब चिकना बनाने वाला बात आएगा ना, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका अच्छे से समाप्त। ठीक है, और अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, और एक लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर हो गया तो अच्छे से समाप्त, लेकिन वन शॉट देंगे एक वीडियो में, सारा का सारा कुछ बता देंगे, आप वन शॉट भी देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप कह सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, मैथ के साथ, यानी मैथ के वीडियो लेकर के। ठीक है, जब तक लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, धन्यवाद।